नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है डेट्स से संबंधित। 3 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। मैं फिर से कह रहा हूं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये महत्वपूर्ण क्यों है भाई? ये शब्द से ही आपको जान पड़ता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ मतलब वन में रहने वाले जीव, वन में रहने वाला जीवन। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं प्रकृति क्या करती है, अपने आप को संतुलित करती है। जिस प्रकार से इस प्रकृति में मानव का अधिकार है, उसी प्रकार से इस धरती पे, इस प्रकृति पर उन जीवों का भी अधिकार है जो मनुष्य के अलावा भी इस धरती पर रहते हैं। इसीलिए उसी अधिकार के महत्व को दर्शाने के लिए 3 मई के दिन हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं, है ना। जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनका जिक्र मैंने आज इस बोर्ड पर किया है। सबसे पहला तो ये है कि इस जो 2020 का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में जितनी भी क्या है, जीवन है, लाइफ है, उनको क्या करना है? सस्टेनेबिलिटी उनकी बनाकर रखना है। ठीक है भाई। देखिए मैं आपको 3 दिन और बता चुका हूं। मैंने वेब से आपको याद कराने की कोशिश की थी, WEB। मैंने आपको बताया था कि 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मई को हम मनाने वाले हैं वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। तो ये 3 दिन है, ये भी प्रकृति से संबंधित है। और ये जो 3 मार्च है वो प्रकृति से ही, प्रकृति से क्या है, क्या उत्पन्न होता है? जीवन। तो ये जीवन से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे कुछ एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। इस एक्ट में देखिए सबसे पहले बनता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। सबसे पहले भारत देश में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो आई थी 1952 में, और इसके बाद आई थी किसमें? 1988 में। उसके बाद अगर हम देखें जीवन से संबंधित तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एसएससी में भी पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी पूछा जा चुका है, अन्य जो लोक सेवा आयोग है वहां पर भी पूछा जा चुका है, और यूपीएससी में भी क्वेश्चन, डीपली में क्वेश्चंस बन चुके हैं। इसके अलावा देखिए इसी के तहत मैं आपको इसको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने प्रोजेक्ट टाइगर का जिक्र किया था। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी सन 1973 में। तो ये तो डेट पीएससी में कई बार पूछी जा चुकी है, बहुत इजी गोइंग है भाई। पहले जो अम्ब्रेला एक्ट है, बड़ा वाला एक्ट है, वो आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और उसी के तहत टाइगर है ना, एक लाइफ का क्या हुआ जाएगा? कंजर्वेशन किया जाएगा। कब किया जाएगा? सन 1973 में। इसके बाद देखिए हमारे पास आया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट को घोषित किया गया 1992 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को घोषित किया 1975 में, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, आपको पता है ना भारत देश के जो जलीय जीव है वो कौन है? गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। ठीक, और मध्य प्रदेश का कौन है जलीय जीव? महाशीर मछली। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, महाशीर मछली। तो ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसे घोषित किया गया था वर्ष 2008 में। इसके अलावा देखिए 3 नाम आपको बार बार सुनने को मिलते हैं। एक मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व, एक मिलता है नेशनल पार्क, और एक मिलता है सेंचुरी या अभ्यारण्य। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। IUCN की जो अवधारणा है उससे संबंधित है बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कई सेंचुरीज भी शामिल हो सकती हैं और कई नेशनल पार्क भी शामिल हो सकते हैं। जो नेशनल पार्क है वो आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय अवधारणा है, और ये जो सेंचुरी है, अभ्यारण्य, ये राज्य के तहत आती है। तो भारत देश में 18 हाल फिलहाल में बायोस्फीयर रिजर्व है। 18 में से 3 आते हैं मध्य प्रदेश में। ये आपका होमवर्क है, मैं कल फिर आपको इस विषय में बातचीत करते हैं अपन। नेशनल पार्क भारत देश में 100 से ज्यादा हैं, और सेंचुरीज हमारे पास 550 से भी ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। इस तरह से हमने ये देख लिया कि कहां कहां से प्रश्न आने की संभावनाएं बनती हैं इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे से। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए भारत देश में अब क्या हुआ है भाई। नेक्स्ट ये हुआ है कि हरियाणा की सरकार, आपको याद होगा हरियाणा की सरकार ने यह कहा था कि कोई भी पत्रकार की अगर मृत्यु होती है तो हम उसे 10 लाख रुपए, या किसी भी प्रकार अगर वो कोरोना से ग्रसित होते हैं
तो 10 लाख रुपए का उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अब हरियाणा की सरकार ने एक और घोषणा करी है जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। उन्होंने ये कहा है कि अब 1 साल तक किसी भी प्रकार की जो सरकारी गाड़ियां उपयोग की जाती हैं, नई सरकारी गाड़ियां 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं खरीदी जाएगी। देखिए कुल मिलाकर हो ये रहा है कि सरकार का काफी पैसा जो है वो डंप हो रहा है किसमें, इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। उसके अलावा आप देख रहे हैं जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है, तो सरकार को पैसे की जरूरत है। आपने देखा था केंद्रीय कर्मचारियों का जो इस साल का जो डीए है ना, जो 6-6 महीने में बढ़ाया जाता है, वो भी नहीं दिया गया है। तो ये सब चीजें इसी से संबंधित है। सरकार चाह रही है कि कहीं ना कहीं से पैसे जुटाए जाएं। तो हरियाणा की सरकार 1 साल तक कोई भी नई जीप या कार नहीं खरीदेगी। अगर उसको जरूरत होगी तो क्या कर लिया जाएगा, आउटसोर्स के माध्यम से जो किराए से लिया जाता है उससे काम चला लेगी। तो एक अच्छी पहल है। चलिए हम चलते हैं आगे। आगे देखिए आईसीसी के द्वारा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है। आपको पता होगा टेस्ट रैंकिंग में बीते 2-3 साल से बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा था भारतीय टीम का, इसीलिए वो पहले नंबर पर बनी हुई थी। लेकिन इस बार की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें पहला स्थान लगा है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। तो भाई ये 2-3 सालों के बाद ही ऐसा हो रहा है, तो अपने आप में क्या है, एक सोचने की चीज है। भारतीय टीम को खेलने की जरूरत है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आई है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड आई है और भारत देश तीसरे स्थान पर चली गई है। आपको पता होगा बीसीसीआई ने एक प्रोग्राम चलाया था, हैशटैग कौन सा वाला भाई, हैशटैग टीम मास्क, याद है आपको, हैशटैग टीम मास्क, सॉरी टीम मास्क फोर्स है ना, उन्होंने चलाया था टीम मास्क फोर्स है ना। इसी प्रकार का एक कैंपेन फीफा के द्वारा भी चला गया था। वीडियो बनाकर लोगों को क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही। चलते अब हम आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित ये खबर देख लेते हैं। देखिए यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, आपको पता होगा यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का 7वां संस्करण आयोजित किया जाना था ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में वर्ष 2021 में। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि क्योंकि आपको पता है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था वो आगे एक्सटेंड कर दिया गया 2021 में। इसीलिए बोला ये गया कि एक साथ में ये 2 गेम्स रखना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की 2 साल की अवधि बढ़ा दी गई है। मतलब अब ये आयोजित किया जाएगा वर्ष 2023 में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स अब ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में ही आयोजित किया जाएगा वर्ष 2023 में। ठीक है भाई, 8 इवेंट जो है, 8 खेल इसमें खेले जाते हैं। कॉमनवेल्थ शब्द से आप परिचित होंगे। कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन देशों को कहा जाता है जो एक समय पर ब्रिटेन है ना, यूनाइटेड किंगडम के अधीन थी और जो अब क्या हो चुकी हैं, स्वतंत्र हो चुकी हैं। तो भारत देश भी इस कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ देश कहलाता है। और जो कॉमनवेल्थ का संगठन है, हम उसमें निजी तौर पर अपनी मर्जी से उसमें शामिल है, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं रहती इसमें शामिल होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक का 1 साल बढ़ाने की वजह से, मतलब 2020 से 2021 करने की वजह से वर्ल्ड गेम्स इसका भी आयोजन आगे बढ़ा दिया गया था। मैं आपको बता चुका हूं वर्ल्ड गेम्स का आयोजन बर्मिंघम में सन 2022 में से खेला जाएगा। किस डेट से किस डेट तक, 7 से लेकर 17 जुलाई 2022 तक। इसे नया नाम और नया लोगो भी दिया गया था, द वर्ल्ड गेम्स बर्मिंघम 2022, जिसके विषय में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और फेसबुक का की लिंक मिल जाएगी, आप उसमें जाकर चीजें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने फिर से एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड फार्मा ऐप। वहां का जो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है उनके द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें कंडीशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी या कुछ ऐसा निमोनिया टाइप का हो जाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले दवाई लेने जाता है फार्मास्यूटिकल्स के पास, और वो फार्मा वाला अगर ऐसी कोई दवाई देता है जिससे उसको संदेह है कि ये व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हो सकता है, तो वो उसकी जो जानकारी है वो इसी कोविड फार्मा ऐप में क्या करेगा, दर्ज कर देगा, ताकि सरकार को ये पता चल जाए कि इस एरिया से इतने इतने लोगों ने क्या किया है, खांसी सर्दी की दवाई ली है, ताकि मेजरमेंट्स अच्छे से किया जा सके और उस एरिया को हॉट स्पॉट रेड जोन बनने से बचाया जा सके। आपको याद होगा आंध्र प्रदेश की ही एक पॉलिसी थी, एक योजना थी जिसका नाम था जगन्ना विद्या देवीना योजना, जिसमें जो पैसे हैं वो अभिभावकों के खाते में डालने जा रहे थे और क्या किया था इन्होंने, पेंशनर्स को घर पे ही पेंशन देने का प्लान चलाया था। किसने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। एक नई पार्टी है इनकी, वाईएसआर कांग्रेस। ठीक है भाई,
चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, ये भारत देश में इंडिया का सबसे बड़ा है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया लार्जेस्ट फंड रेजिंग कंसर्न। ठीक है, ये क्या किया गया है, आप देख रहे हैं कि पहले बहुत बड़े बड़े आयोजन किए जाते थे टीवी स्टार्स के द्वारा, स्पोर्ट्स पर्संस के द्वारा, लेकिन जब से कोरोना तब से ऐसा हो नहीं रहा है। तो एक हमारे पास एनजीओ है जिसका नाम है गिव इंडिया, है ना। तो गिव इंडिया एनजीओ ने क्या किया है कि ऑनलाइन कंसर्ट आयोजित करवाया है, मतलब एक कंसर्ट आयोजित करेगा जिसके ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग की गई है आज, मतलब 3 मई के दिन, जिसे फेसबुक में लाइव किया गया था शाम को 7:30 बजे से। तो इसमें भारत देश के बहुत बड़े बड़े नाम, है ना, जाने मानी हस्तियां शामिल हुई थी, जिन्होंने किस चीज के लिए भाई, पैसा एकत्रित करने के लिए, जिसका उपयोग क्या किया जा सके, कोविड से लड़ने के लिए किया जा सके, इसके लिए एक कंसर्ट का आयोजन किया था। तो ये भारत देश का सबसे बड़ा कंसर्ट था। ठीक है, किससे संबंधित, फंड रेजिंग से संबंधित, कि फंड लोग क्या करें, दान करें। ठीक है, क्या नाम है था इसका, आई फॉर इंडिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई फॉर इंडिया। ठीक है भाई, इंडिया कोविड रिस्पॉन्स फंड, इसके तहत पैसा एकत्रित करने की बात की गई है। किसके द्वारा किया गया, गिव इंडिया के द्वारा। गिव इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। इसके संस्थापक थे वेंकट कृष्णन और हाल फिलहाल में इसके सीईओ है संदीप सिब्बल। ठीक है भाई, कौन है, संदीप सिब्बल। तो याद रखिएगा, आई फॉर इंडिया और किसके द्वारा, गिव इंडिया के द्वारा। हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, भारत सरकार, आपको पता होगा भारत सरकार ने ये कहा था कि बंदरगाहों में जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है वो चलती रहेंगी, क्योंकि आपको पता है जो ट्रेड है ना, जो ट्रेड से संबंधित मामले हैं वो इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होते हैं उसमें 80 से 90% जो योगदान है वो जो हमारे बंदरगाह है वहां से होता है। इसलिए बंदरगाहों को क्या रखा गया था, इससे फ्री रखा गया था, और वहां की इकोनॉमी भी ना खराब हो, डिस्टर्ब हो, वहां की चैन ना टूटे, इसलिए इसे जारी रखा गया था। इसमें सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव होता है या बीमार होता है तो उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो अमाउंट है 50 लाख रुपए, इसे आप याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है भाई, संक्रमित होने पर, किससे, कोरोना से संबंधित। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, नासा और स्पेस एक्स, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक प्रोग्राम जारी किया गया, इसका नाम है डेमो 2, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, क्या नाम है भाई, डेमो 2 मिशन, डेमो 2 मिशन। अब ये क्या है, डेमो 2 मिशन, है ना। डेमो 2 मिशन ये है कि स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, बहुत फेमस, किसकी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है। और ये एलन मस्क अब करने क्या वाले हैं, अपना जो इनके पास सबसे हैवी रॉकेट है जिसका नाम है क्या, फैल्कन हैवी 9। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फैल्कन 9 भी आप कह सकते हैं, हैवी मत कहिए तो सीधे सीधे कह दीजिए फैल्कन 9 रॉकेट। इसके द्वारा ये एक अंतरिक्ष यात्री, 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, इसमें बैठेंगे डेमो 2 मिशन में, और उनको कहां भेजा जाएगा, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। याद रखिएगा, ये एलन मस्क की कंपनी के द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा पहला क्रू मिशन है। क्रू मिशन मतलब जिसमें ह्यूमन बीइंग को बैठाल कर कहां भेजा जा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा था। इसके पहले डेमो 1 मिशन भी किया गया था, जिसमें क्रू को नहीं पहुंचाया गया था, सिर्फ कुछ सामान है उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया गया था। आपको पता होगा कि पहले जो यान है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे स्पेस में, उसमें पहले उपयोग किए जाते थे रशिया के विमान, उसके बाद फिर उपयोग किए जाने लगे कौन से, एंडेवर सीरीज और बाकी के सीरीज नासा के द्वारा। और अब नासा की प्लानिंग है कि बोइंग कंपनी का सहारा लेकर और स्पेस एक्स कंपनी का सहारा लेकर सामान एक जगह से दूसरी जगह, मतलब धरती से कहां पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वो ये 2 कंपनियों के द्वारा उपयोग या प्रोवाइड कराई जाए। इसीलिए यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है भाई। ठीक है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या, डेमो 2 मिशन। ठीक है भाई, तो टैक्सी की तरह उपयोग कर रही है नासा, किसका, स्पेस एक्स का और बोइंग का। याद रखिएगा, कमर्शियल क्रू प्रोग्राम इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूएसए की जो OECD में एम्बेसडर बनाई गई है वो एक भारतीय मूल की महिला बनाई गई है, जिसका नाम है, क्या नाम है, मनीषा सिंह। ठीक है भाई, तो ये महत्वपूर्ण आ जाता है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी, 37 देश इसके मेंबर हैं और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इस तरह से हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।